ओके बेटा, चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है आज का, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर याद होगा पिछले बार हम लोग ने, पिछले टॉपिक में हम लोग ने जब इस चैप्टर की शुरुआत किए थे तो सबसे पहले हमने वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में पढ़े थे। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि हमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट चाहिए। अगर हमें कहीं तरह से किसी तरह से कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्किट का एक बेहतरीन से बेहतरीन काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ऐसा है कि भाई हमने देखा कि उसके लिए फिर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको वॉल्व्स भी कहते थे। इसमें वैक्यूम डायोड्स, वैक्यूम ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो जाती थी। बट प्रॉब्लम उनके साथ था कि दे आर वेरी बल्की, नॉट रिलायबल, एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये सब चीज़ों के वजह से क्या हो रहा था, यार कुछ और होना चाहिए, अपन कुछ इस चीज़ के बजाय कुछ और चीज़ का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जब डिस्कवरी हुई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की तो फिर पता चला कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स भी कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट देते हैं, और उसमें करंट बाई डायरेक्शनल होता है, इधर जा भी सकता है वापस आ भी सकता है। तो सोचा क्यों ना हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करके मटेरियल को बनाया जाए। फिर हमने इसका स्टडी करना स्टार्ट किया, उस चीज़ के बारे में पूरा स्टडी करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने मैटर को डिक्लासीफाई किया। हमने पहले एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि देखो भाई, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट, स्पेसिफिक शेल में होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है ना, एक फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। मगर जब वो एटम्स को नज़दीक लाया जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर हल्का फुल्का एनर्जी का एक्सचेंज होता है। मैं बोल रहा हूँ हल्का फुल्का, वेरी माइन्यूट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से अब उनकी जो पुरानी वैल्यू, फिक्स वैल्यू थी, वो नहीं रहती, थोड़ी सी, अगेन मैं कहूँगा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, थोड़ी सी बदल जाती है। जिसकी वजह से अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक एनर्जी लेवल के डायग्राम बनाऊँ तो इट विल अपीयर लाइक अ बैंड, एंड दैट वाज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। फिर ऑन दैट बेसिस मैं कहूँगा अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाऊँ तो उसको कहते थे वैलेंस बैंड। और वैसे ही कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का मैं जब बनाता हूँ एनर्जी लेवल का डायग्राम तो उसे कहा जाता था कंडक्शन बैंड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में किसी एटम के, कोई इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है किसी एटम के, तो हम बोलते थे उसको कहाँ है, वैलेंस बैंड है। अगर भाई कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एटम से आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब उसको हम लोग क्या कहते थे, कौन से बैंड में हो, कंडक्शन बैंड में। तो भैया आपको याद होगा जब हमने वो डायग्राम बनाया थे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, ये था वैलेंस बैंड और ये था आपका कंडक्शन बैंड। हमने कहा था कि ये देखो, ये वाले गैप को क्या कहा जाता है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप। वर्ड फॉरबिडन इस वजह से आया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा एक तो इस बैंड में होगा, इस जगह पे होगा, या इस जगह, कभी भी वो इस बीच में नहीं होगा, इसीलिए नाम उसका दिया था फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, तुमको अलाउड नहीं है वहाँ पर रहना, है ना, ऐसा। फिर इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी देते हैं, मान लो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को एटम में से छुड़ा कर वो बाहर निकल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो कहाँ आ गया, कंडक्शन बैंड में, है ना। तो उसको भैया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू Eg की बराबर होती है, एनर्जी बैंड गैप के बराबर होती है। वहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा फिर रहा है, अचानक किसी एटम के संपर्क में आता है, वो आके उससे अटैच हो जाता है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट कर देगा। तो अच्छा, वो जो एनर्जी लिबरेट करेगा वो किसके बराबर होगी, तो वंस अगेन वो एनर्जी बैंड गैप के ही बराबर होने वाली है। आई बात समझ में, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देखा कि एनर्जी बैंड गैप से डिसाइड होता है कि वो कौन सा मटेरियल होगा। अगर एनर्जी बैंड गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का है तो वो कौन सा मटेरियल है, इंसुलेटर। अगर एनर्जी बैंड गैप तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो कौन सा है, सेमीकंडक्टर। और अगर एनर्जी बैंड गैप 0 है या फिर वो ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों बैंड्स का, तो हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो ये हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज के जो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, वो है उसी सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल। जब सेमीकंडक्टर को बाद में जब पढ़ाया गया, हमने जब सेमीकंडक्टर की खोज की, हमने देखा कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप से हम बना सकते हैं। एक सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक और चीज़ बता दूं, है ना, आपका जो बोर्ड का जो सिलेबस है, आपका स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, वो हाफ वेव रेक्टिफायर से स्टार्ट होता है। हाँ, मगर जब तक कि आप ये बेस नहीं पढ़ेंगे वो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। दैट्स वाई इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दो। व्हाटएवर, अगर आप बोर्ड भी पढ़ना चाहते हो तो भी आपको यहीं से शुरुआत करना पड़ेगी, है ना। आप बिल्कुल आगे से जंप नहीं कर सकते।
तो खैर अभी देखो हम लोग बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, है ना। अब आपको याद होगा, हाँ एक और चीज याद दिला दूं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर भी देखे थे हमने देखा था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हमने देखा था कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एलिमेंटल के दो एग्जांपल थे, कौन कौन से, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो हम बात कर रहे हैं उन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में से एक जर्मेनियम की। चलिए यहां पर देख सकते हैं आप इसको, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, एक जर्मेनियम एटम चारों तरफ अपने दूसरे जर्मेनियम एटम से घिरा हुआ आता है, चारों तरफ से। यहां से तो घिरा हुआ है ही, सामने से भी। अगर मैं 3D डायग्राम बनाता तो यहां पर भी एक जर्मेनियम एटम होता, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता, इसका भी, है ना। ये सब आपके क्या करते थे, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते थे। तो खैर हमने क्या देखा यहां पर कि ये जो जर्मेनियम एटम्स है ये अपने चारों तरफ से क्या करता है, जो दूसरे जर्मेनियम एटम से घिरा होता है। जर्मेनियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोलो 32। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, आपके नेबरिंग जर्मेनियम एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जैसे ये वाला क्या देखेगा, अरे मेरे बाजू में एक जर्मेनियम एटम है ना, उसको भी वही प्रॉब्लम है, तो एक काम करता हूं मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता हूं। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। इस नेबरिंग के साथ भी उसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। इस नेबरिंग के साथ भी उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। नीचे भी उसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब क्या हुआ, इसके वजह से इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब यहां पर जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो हम कहते हैं अब ये भाई ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में इंटैक्ट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा है, सब चंगा सी, है ना। तो भैया यहां पर हम लोग कहेंगे कि सब जगह कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके फंक्शन को समझने के लिए हमें यहां पर 2 वर्ड्स को समझना पड़ेगा। एक है जनरेशन ऑफ और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। अब समझ में नहीं आ रहा ये जनरेशन मतलब किसका जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन किसका जनरेशन। तो यहां बात हो रही है बेटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। रिकॉम्बिनेशन किसका, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। तो यहां जनरेशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स का। रिकॉम्बिनेशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर्स का। मान लो फिलहाल टेम्परेचर 0 केल्विन है। इमेजिन करके चलिए जो टेम्परेचर है आपका 0 केल्विन है। और अब अगर सपोज करो मैं एनर्जी बैंड पे इसको बताने की कोशिश करता हूं, वाई एक्सिस पे आपका एनर्जी है और ये देखो ये बैंड है और इसको मैं नाम दूंगा वैलेंस बैंड और इसको मैं नाम दूंगा कंडक्शन बैंड। ओके, कंडक्शन बैंड बेटा कुछ ऐसा कोई बैंड नहीं है, बस एक एनर्जी का लेवल बताता है वो, है ना। अब देखो भैया जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड गैप जो होता है ना वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हम अगर देखेंगे, चलो ठीक है भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन बैंड गैप जो है बहुत ज्यादा कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम ही है। और जर्मेनियम के लिए तो जैसे मैंने कहा कि भाई 0.3, हाँ आई थिंक 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 0.7। हाँ, तो भाई जर्मेनियम के लिए आपने देखा इतना एनर्जी बैंड कम होता है, गैप कम होता है। अब देखो भाई मैं बोल रहा हूं ये बात कब की चल रही है, 0 केल्विन। एट 0 केल्विन, मेरी बात गौर से सुनो, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा स्टेटमेंट में। एट 0 केल्विन आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो परफेक्ट इन्सुलेटर की तरह काम करता है। ये स्टेटमेंट में आएगा भाई, आप ध्यान दो, बहुत आप ध्यान ही नहीं दे रहे, इधर उधर सब जगह देखना चालू है आपका। इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं कि एट 0 केल्विन एंड सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने टाइटली बॉन्डेड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, एक भी आजाद नहीं होता, एक भी इलेक्ट्रॉन तुमको कहां नहीं मिलेगा, कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तुमको कहां मिलने वाले हैं, वैलेंस बैंड में। एक भी इलेक्ट्रॉन तुमको कंडक्शन बैंड में नहीं मिलेगा। ये जगह तुमको पूरी की पूरी क्या नजर आएगी, खाली नजर आएगी, कंडक्शन बैंड वाली है ना। टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 केल्विन है ना। अब मैं थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, फिलहाल रूम टेम्परेचर या
अभी के हिसाब से 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता हूँ। ऐड कर डाल। तो अब आ गया मैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। पहले तो 0 केल्विन पे था, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है ना, थोड़ा क्या ज़्यादा ही बढ़ाया होगा मैंने, और अब 20 डिग्री सेल्सियस पे आया मैं। और अब मैं देखता हूँ ये थोड़ी सी गर्मी बढ़ने की वजह से, हीट बढ़ने की वजह से, अब ये इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ देते हैं, है ना, और वो बाहर निकल जाते हैं। वो एनर्जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे ही चले जाते हैं बाहर, तुम लोग में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है, तुम अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ देते हो जो चेयर के साथ बना हुआ है, घूमने फिरने रिकामे धंधे करने के लिए बाहर आ जाते हो, है ना। तो भाई वैसे खेल यहाँ होता है कि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, ध्यान दो इधर बेटा, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, हमने क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ा और वो बाहर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे छोड़कर वो बाहर आ गया। अब जैसे ही वो अपनी जगह छोड़कर बाहर आ जाता है, तो अब ये देखो कहां पर आ गया, बाहर आ गया। मतलब कौन से बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया। बाहर निकलना ही मतलब क्या हो जाता, कंडक्शन बैंड। ये भैया कंडक्शन बैंड में आ गया, उसकी एनर्जी लेवल क्या हो गई, बढ़ गई। जब वो यहां से छोड़ के गया तो उसने अपनी एक खाली जगह छोड़ दिया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उस वैकेंसी को नाम दिया गया होल। तो इसे मैं नाम दूंगा होल और इसे मैं नाम दूंगा कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसे मैं क्या नाम दूंगा, होल, और इसे मैं नाम क्या दूंगा, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में आपको। तो यहां एक क्रिएट हो गया होल और यहां एक कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो ये हो रहा है बेटा जनरेशन। यहां क्या हुआ, जनरेशन हुआ। किसका जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का और होल के पेयर का। इसे क्यों कहा गया कि पेयर का, क्योंकि ये हमेशा जोड़ी में होते हैं। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन ने छोड़ के गया, वैसे ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना, जो यहां कहीं से ले लेता हूं मैं, चलो ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ के गया और ये यहां पर बाहर निकल गया, तो यहां पर भी क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया। आई बात समझ में आपको। तो हम देख सकते हैं यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया। तो देखो, जब भी आप एनर्जी देते हैं, थर्मल एनर्जी जो इसने बाहर से एब्जॉर्ब किया, उसके कारण हमको क्या देखने को मिला, एक इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर का सेटअप देखने को मिला। अच्छा देखो, ऐसा है, ये सिंपली क्या है, एक खाली जगह है जिसपे इलेक्ट्रॉन जा जाके बैठा है। तुमको नहीं लगता कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे फिर उतने होल्स होंगे, है ना। यानी यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स, ये दोनों क्या होते हैं, है ना, ये सेम होते हैं। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपको क्या मिलने वाले हैं, होल्स, है ना। कि जब भी वो अपनी जगह छोड़ के जाए, ऐसा कोई मुझे बताओ, कोई तुमको कोई खाली जगह नजर आ रही है कहीं पे कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, अगर होता तो अच्छा हो जाता था, है ना, ऐसा कुछ नजर आया क्या तुमको, नहीं। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन तुमको बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा है एकदम यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी है। और इसको कॉमन में कहा गया है, Ni से रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, जिसे कॉमन में क्या कहा जाता है बेटा, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ में आपको, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, अब ऐसा है, देखो कहा यह जाता है कि देखो यहां पर जो करंट का फ्लो होता है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, ऐसा कहा जाता है। मेरी पूरी बात अच्छे से सुनना, है ना। यहां हल्का सा मसला आता है क्योंकि कई सारे रेफरेंस बुक में गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, मगर 12th के हिसाब से अब जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा अपने को। मसला ये आता है कि असल में होल्स कहीं नहीं जाते अपनी जगह पे से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बॉटल देखो, ये आपको पानी का खाली जगह नजर आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, पानी फिलहाल यहाँ है। अच्छा देखो, मैं जब इसको पानी को इधर करूंगा
तो आपको ये जो सेक्शन है देखो इधर उधर जाता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना। तो वो देखने में ऐसा लगता है कि ये जो हवा का बबल है वो इधर उधर मूव हो रहा। एक्चुअल में कौन मूव हो रहा? पानी। अब जो पानी जो पानी फिलहाल यहां था, जब मैंने उसको इधर किया तो पानी इधर चला गया, है ना। तो मेन फैक्टर ये है कि यहां असल में पानी है जो इधर उधर मूव कर रहा। पहले पानी इधर था, जब वो उधर चला गया तो उसकी खाली जगह इधर आ गई। तो देखने में कैसा लगता है कि वो एयर का बबल है जो इधर इधर मूव कर रहा। सिमिलर टू दैट फैक्ट क्या है यहां पर, असल खेल क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है जो इधर से उधर मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन देखो यहां से निकला और इधर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से भी निकला और यहां से निकल के वो बाहर आया, है ना। और ऑफ कोर्स फिर वो यहां से निकल के जब बाहर आएगा, इमेजिन ये करो कि वो यहां पर आके बैठ गया और उसको जगह को फिलअप कर दिया, है ना। और इसी तरह खेल यहां पर भी हुआ। एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला और निकल के फिर मान लो वो इधर आया, इसकी जगह को फिलअप कर दिया। तुम देखो पहले होल यहां था, फिर होल यहां था और फिर ये होल इधर आ गया, है ना। तो अगर मैं सिंपली देखो यहां पर कि मान लो कोई कंडक्टर है ऐसा जिसका ये वाला रीजन पॉजिटिव है और ये वाला रीजन नेगेटिव है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। तो मैं कहूंगा देखो भैया, यहां जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा और होल का फ्लो जो होगा वो कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, है ना। इजंट इट? मगर फैक्ट ये है, होल क्या है? सिर्फ खाली जगह है। इट अपीयर्स, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं ये चेयर्स की लाइन लगी हुई है ना, और मैं कहूंगा ठीक है एक सामने वाली चेयर अपन खाली रखेंगे और स्टूडेंट्स इस तरह से बैठे हुए, मैं बोलूंगा एक एक करके आप आते जाओ। अब वो यहाँ पर आके बैठेंगे, वो यहाँ पर आके बैठेंगे, वो यहाँ पर आके बैठेंगे, ये यहाँ पर आके बैठेंगे, पीछे वाली चेयर खाली हो जाएगी। फिर मैं बोलूँगा ठीक है आप इधर आ जाओ, आप खड़े हो जाओ, फिर ये आगे आके बैठो, फिर आगे आके बैठो, फिर आगे आके बैठो, फिर पीछे की 2 चेयर्स खाली हो जाएंगी। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है अब आगे फिर से आगे आओ, तो आपको क्या नजर आएगा? ऐसा लगेगा कि वो खाली चेयर्स उधर बढ़ रही है, एक एजम्पशन जैसा आता है, और जो स्टूडेंट्स है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई कैसा है कि यहाँ पर ये फैक्ट है, कई सारे रेफरेंस बुक, जैसे अगर आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाते हैं अगर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि होल मूव हो रहे वो बंद हो जाता है ना। वो अगर हायर स्टडीज़ में जब जाते हैं तो होल के मूवमेंट को अपन नहीं पढ़ाते, फिर बोलते होल अपनी जगह पे स्टेशनरी, तुम बच्चे थे तुमको समझाने के लिए ठीक था, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब होल यहाँ से मूवमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि देखो अर्थ जो है गोल गोल घूम रहा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा अराउंड द सन। फिर आपने आया भाई 12th में बोले कि अब जब तुम फालतू है सब गलत था, है ना। अब क्या है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ना। वो एक्चुअल कौन सा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल है ना। पहले बोला गया अर्थ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, फिर बोला सब फालतू बात है, बोला गया इलिप्टिकल है, फिर बोला ये भी फालतू बात है, जियोइड है ना। वो क्या है? जो अंडे के जैसा। तो बोले ये, अब बोले भैया यहाँ पर आप क्या पढ़ते, जैसे जैसे हायर क्लास में जाते परफेक्शन की तरफ बढ़ते आप। तो अभी आपके लेवल तक के आपको ये बताया जाएगा होल का भी मूवमेंट हो रहा, इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा है ना। क्योंकि कुछ चीज़ों को अगर मैं मान के चलूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मान के चलूँ, तो आगे जाके खासतौर से ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन में पीएनपी जब ट्रांजिस्टर आप समझने की कोशिश करते हो तो वहाँ मामला गड़बड़ा जाता है फिर। तो इसीलिए आपको आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिए, मान के चलो होल भी मूवमेंट हो रहा है ना। तो इसी वजह से अब जो कहा जाता है कि यहाँ जो तुमको टोटल करंट मिलेगा ये रहेगा आई, जो टोटल करंट रहेगा वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो टोटल करंट आपको मिलेगा, क्योंकि आप दोनों को मान कर चले ना फ्लो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्लस होल का फ्लो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मगर ये एनसीईआरटी में भी साफ साफ बोला गया है, ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए बताया गया कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में मूवमेंट उनका नहीं होता, ये बताया गया पैराग्राफ में दिया हुआ लास्ट में, है ना। तो ये सिर्फ सिंप्लिसिटी, आपको चीज़ें थोड़ा आसानी समझ में आए उसके लिए दिया हुआ है। आई बात समझ में आपको ये पॉइंट? ठीक है। अब देखो मामला ये है कि चलो ठीक है, हमने तो देख लिया कि यहाँ पर जो टोटल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के करंट के बराबर, फ्लो के बराबर प्लस होल के करंट के बराबर होगा। अब इसमें एक ऐसा पॉइंट है, एक मिनट, मुझसे कोई पॉइंट छूट रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये पॉइंट। अब ऐसा है, यहां पर एक पॉइंट खास बात है बेटा, जितना यहां पर जनरेशन रेट होगा, जितना ज्यादा आपका जनरेशन रेट होगा, उतना ही ज्यादा
यहां पे रिकॉम्बिनेशन रेट होगा, यानी जितनी ज्यादा तेजी से, जैसे मान लो यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक और इलेक्ट्रॉन यहां से भी बाहर निकला, मतलब कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो भैया हो सकता है ये खाली जगह देखेगा, यहां पर आके बैठ जाएगा, फिर ये कहीं कभी ना कभी ये खाली जगह देखेगा, वहां पर आके बैठ जाएगा। अब इमेजिन करो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, पहले 2 निकले थे ना, अब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। तो कितने होल्स क्रिएट हो गए होंगे? 4। अब इनके एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे होल पे जाके बैठने की जो पॉसिबिलिटी है वो पहले के मुकाबले कैसी हो गई होंगी? ज़्यादा हो गई होंगी। अब खाली जगह ज़्यादा है ना, पहले के मुकाबले डबल हो गए ना, तो अब बोले अब पॉसिबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। तो इतना भाई समझ में आता कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो उतनी ज़्यादा क्या खाली जगह क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा खाली जगह क्रिएट करेंगे, है ना। मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 स्टूडेंट्स को बिठा के बोलता है ना कि ठीक है भाई, मैं उठा लिया, उनको बिठा, मतलब तुम साइड में खड़े हो जाओ, है ना, अब देखते अब जिसको जहाँ मन करा फिर बैठ जाओ जैसा। तो कुछ स्टूडेंट्स आके यहाँ पर बैठ जाएंगे, अच्छा अब ये जगह तो काफ़ी अच्छी लग रही, हम यहाँ आके बैठ जाएंगे, है ना। अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है 2 ही लोगों को उठाया था तो 2 ही लोग आके बैठेंगे, है ना। अब उसके बाद मैं 8-10 लोगों को उठाऊँ, चलो भाई तुम भी सबके सब उठ जाओ यहाँ से यहाँ पे, तो अब भैया वहाँ पर बैठने की टेंडेंसी पॉसिबिलिटी पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी? ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। तो वही बात समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा जनरेशन रेट है उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या है? रिकॉम्बिनेशन रेट है। और देखो जनरेशन रेट जो होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बोले फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कैसे? बोले भैया देखो तुम्हारा जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होंगे। तुमने क्या नोटिस किया था? 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था क्या? है ना, 0 केल्विन पे तो कोई नहीं निकला था ना। तुम्हारा कब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाए। मतलब जनरेशन रेट किस पे डिपेंड करता? टेम्परेचर पे। तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, अपने आप क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हो जाएंगे। और वहीं अगर मैं रिकॉम्बिनेशन रेट देखूँ यहाँ पर, तो वो रिकॉम्बिनेशन रेट जो है आपका वो डिपेंड करता है आपके कितने नंबर ऑफ होल्स है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 बातों पे डिपेंड करता है रिकॉम्बिनेशन रेट। अगर मैं बोलूंगा भाई सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है ना, उनका रिकॉम्बाइन होने का चांस काफी कम रहेगा। अगर मैं कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स है तो रिकॉम्बाइन होने का चांस डबल हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 होल्स है तो रिकॉम्बाइन होने का चांस और बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स देखोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी, के बोलते कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, अब इसके बारे में पता नहीं, तो उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी रिकम्बाइन होने की। आई क्या बात समझ में आपको, है ना। और जैसे कि हम जानते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है अगर, तो हम ये भी बात जानते हैं कि Ne और NH तो आपके क्या कहा जाता है? Ne और NH को कॉमन में क्या कहा जाता है? Ni। तो मैं भैया इसको ऐसा लिख सकता हूँ f(t) इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिर Ni का स्क्वायर। बोले Ni का स्क्वायर कैसे? अरे NH को भी तो मैं Ni बोल सकते, Ne को भी तो मैं Ni बोल सकते, तो फिर दोनों की जगह का मैं वैल्यू डालूंगा तो Ni स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, है ना, तो Ni का स्क्वायर बोल सकते हैं आप यहाँ पे। इवन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो आपको मालूम है कि ये सेम है तो NH इंटू Ne इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ना। अरे सिंपल बात है ना, NH इंटू Ne, NH और Ne की वैल्यू दोनों की कॉमन वैल्यू क्या है? Ni। इसको क्या होता है? Ni। तो उसको आप Ni स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है इक्वेशन का, इसलिए, है ना, बट तुम्हारे को नहीं आएंगे वो इस चीज़ के बारे में। आई क्या बात समझ में? तो इस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। शुरुआत की ये कुछ बातें हैं, थेरोटिकली ये पूरे भरा पड़ा हुआ, इसके बारे में वही समझना है कि सिंपल सी बात है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। एक 100% प्योर सेमीकंडक्टर, यानी एक भी एलिमेंट तुमको बाहर का मिलेगा नहीं, एक भी एलिमेंट तुमको बाहर का नहीं मिलेगा। सारे के सारे एलिमेंट, जर्मेनियम तो जर्मेनियम, सिलिकॉन तो सिलिकॉन। और अगर 0 केल्विन पे अगर आप देखेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड में इंटैक्ट होते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता। दिख रहा है सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। हाँ, जब तुम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आज़ाद हो जाते हैं, अपनी जगह को छोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं। और जब वो जगह को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि तुम कहाँ से कहाँ आ गए? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। इसको ग्राफिकली कैसे बताएंगे? इसी चीज़ को ग्राफ में कैसे बताएंगे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से छोड़ के इधर आ गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, तो यहाँ क्या क्रिएट कर देगा वो? अपनी वैकेंसी, खाली जगह। ये भी इलेक्ट्रॉन मान लो ये यहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया, तो इसने अपनी यहाँ क्या कर दिया? खाली जगह। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, इसने क्या कर दिया? खाली जगह। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ से इसने क्या कर दिया? खाली जगह।
तो अब देखो आपको कंडक्शन बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स दोनों भी नजर आएंगे। इतना याद रखना है यहाँ पे, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही नीचे क्या होंगे, होल्स होंगे। आई बात समझ में आपको? तो ये इन डिटेल सारा फैक्टर था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इसमें सारी बातें आ गई कि टोटल करंट किसके फ्लो के बराबर होता है, ये सब चीजें आ गया। ये शॉर्ट में ये चीजों को नोट करके रख लो, रिवीजन के लिए आपके काम में आएगा। किसका? चलिए बेटा, एक्सटेंसिक अलग से है ना, एक्सटेंसिक आ गया ना, इंट्रिंसिक हो गया। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए, आपने पिछली बार देखा, आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट देता है। इधर ध्यान देना, मेरे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट देता है, मगर ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर लेता है ना। मतलब भैया क्या हुआ कि करंट का फ्लो है बहुत ज़्यादा कम होता है, वोल्टेज लेवल उसका बहुत ज़्यादा कम होगा। हमें इतना भी कम नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए उसमें एक किया जाता है डोपिंग। डोपिंग का प्रोसेस होता है ताकि इसकी कंडक्टिविटी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल है वो पहले से ज़्यादा हो। अब डोपिंग क्या होता है, डोपिंग प्रोसेस किस प्रोसेस का नाम है? देखो डोपिंग आपने इससे पहले स्पोर्ट्स में सुना होगा, अगर कोई स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी है ना नॉलेजेबल है तो वो जानता होगा डोपिंग, ये वर्ड उसमें कई बार आया है। और ये डोपिंग चार्जेस पे बोलते हैं कि अंदर गया है ना, जैसा कि पाकिस्तान के कई लोग पकड़े गए उसके अंदर, जैसे कई सारे बॉलर्स उन लोगों के जो माने जाते थे काफ़ी अच्छे बॉलर्स है, मगर डोपिंग के चार्जेस में 3 से 4 जो क्रिकेट बॉलर्स है आई थिंक वो है, वो उसमें पकड़े गए और बर्बाद हो गए इस चीज़ में। इवन आपने नोटिस किया होगा कई सारे बॉडी बिल्डर्स डोपिंग करते हैं, मतलब कहा जाएगा बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। डोपिंग में क्या होता है, सुन लो मेरी बात पहले, आपने फिर अपनी नॉलेज बाद में दे देना। उसमें बॉडी में फॉरेन मटेरियल्स डाले जाते हैं, स्टेरॉइड्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिम करते हैं मान लो, और जिम आप करते हैं तो आप 30 to 45 मिनट्स में थक जाते हैं, अब उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आप उसके अंदर नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं फिर एक डोपिंग जो होता है फिर कुछ इंजेक्ट करते बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में कुछ ज़्यादा एक हाई स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट करते हैं जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता कि एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाता, अब 2-2.5 घंटा भी अगर आप वर्कआउट करो तो भैया फिर आपकी बॉडी थकती नहीं। परफॉर्म अब हो रहे तो अच्छी बात है ना, नहीं बेटा अच्छी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें नेचुरल होती है कि बॉडी को कितनी ज़रूरत है, क्या है ना। अब किसी चीज़ का हो जाना, थक जाना, मतलब ओके अब वो इससे ज़्यादा बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकती, वो इनफ हो गया। मगर आप उसको ज़बरदस्ती परफॉर्म करने जा रहे हैं, ब्रेन जो तुमको सिग्नल दे रहा है कि ओके तुम्हारा लेवल खत्म हो चुका है, तुम ज़बरदस्ती उस सिग्नल को क्या कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, तो टू द अबाउट द लेवल फिर आप परफॉर्म कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए ठीक रहेगा ये, है ना, मगर फिर बॉडी पे उसका एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं आगे जाके, और बहुत सारे आगे जाके जो आप देखते हैं कि ये ऐसे जो है वो काफ़ी चीज़ों में मुलविस होते हैं, फिर ऐसे चीज़ों में पाए जाते हैं आगे जाके कि भाई ये इनको कैंसर हो गया, इनको अल्जाइमर्स हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो लाइलाज बीमारी है, अब इसका कुछ कोई आगे कुछ खास नहीं कर सकते उसके अंदर, तो ये ना अच्छी बात नहीं होती है। अब ऐसा है कि ठीक है, हमसे एक चीज़ ये समझ में आया कि डोपिंग खास तौर से आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए होती है। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा जो डोपिंग किया जाता है यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होता है। हमको बहुत ज़्यादा, देखो कंडक्टिविटी हमें चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए, बट हमें चाहिए, है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए। मान लो पहले सिर्फ मान लो कि अगर इधर से कोई सोर्स था करंट का, तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रास्ते में कनेक्टेड था तो वो सिर्फ 20 to 30% करंट के फ्लो को अलाउ करता था। अब वो भैया 70 to 80% ब्लॉक कर दे रहा। मैं बोला मुझे इतना भी कम नहीं करना है, मुझे चाहिए कम से कम 50 to 60%। तो अब थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैंने उसके अंदर फिर डोपिंग किया। अब डोपिंग करते कैसे हैं, है ना, आपका डोपिंग किया जाता है एक वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, उस माइन्यूट क्वांटिटी को कहा जाता है पीपीएम, ये फ्यू पीपीएम, है ना। अब पीपीएम का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन।
है ना, 1 मिलियन में फ्यू पार्ट्स, कुछ गिने चुने, है ना, उसमें डोपिंग क्या इम्प्योरिटीज डाले जाते हैं। अब कौन सी इम्प्योरिटी डाली जाती है ना, जनरली 2 टाइप की इम्प्योरिटी होती है, एक होती है पेंटावैलेंट और एक होती है ट्राइवैलेंट। हम अभी बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले वाले की, एन टाइप, और इसमें डाला जाता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। कोई भी एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे बताओ मुझे कौन सा है, फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, एंटीमनी पेंटावैलेंट है ना, हाँ, तो ऐसी कोई भी, जैसे फॉस्फोरस पकड़ लेते हैं, मैंने ये फॉस्फोरस यहां पर इंसर्ट कर दिया। फॉस्फोरस के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आजू बाजू के एटम्स के साथ रिकंबाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, मगर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। मान लो ये सब स्टडी कब चल रही है, 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन। मैं देखता हूं कि सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स अपनी जगह पे बेस्ड है, सिवाय 1 इलेक्ट्रॉन का, इसको तो बेचारा कोई मिला ही नहीं, तो उसको बाहर ही रहना पड़ रहा। अब आप बोल रहे सर एक ही तो है, बेटा हाँ एक ही है, मगर क्वांटिटी वो ये भी कुछ कम नहीं है ना। ये आपके, अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल अराउंड 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर ये 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इस डोपिंग की क्वांटिटी जो होगी 10⁻10 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब अराउंड। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे, आधे हो गए, तो कोई बोलेंगे आधे, अरे आधे नहीं है, उसमें 12 जीरो का फर्क हो रहा है ना, बहुत कम है ये। तो भैया ऐसा है कि भाई देखा जाए कि जैसे ये तो बोलता है पर मिलियन, मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का, तो पूरे 10 लाख में कुछ गिने चुने डालते हैं, कुछ ये भी वैल्यूज बताते हैं कि जैसे यहां पर बहुत ज्यादा फर्क आ जा रहा, 10⁻12 का आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहां पर रहता है कि 10 लाख एटम में 1 एटम डाला जाएगा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का, 10 लाख में। मगर भाई अगर आप इतनी सी छटाक भर के भी अगर उठा के देंगे पिंच, तो इसमें करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं, है ना, करोड़ों अरबों, मतलब इतने पिंच में भी अगर करोड़ों अरबों एटम्स है, तो 100-200 तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होंगे। अगर इतना छोटा भी उठाऊंगा मैं, तो कई हजारों लाखों की क्वांटिटी में होंगे वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। तो काफी ज्यादा, मतलब ऐसा देखा है तो काफी ज्यादा है, मगर ठीक है। इनके कंपैरिजन में अगर देखूं मैं, पुराने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंपैरिजन में देखूं, तो ये काफी कम है। तो ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज को एनर्जी लेवल डायग्राम में बताने की कोशिश करूं, तो मैं क्या नोटिस करता हूं, तो भाई मैं यहां पहली बात तो ये नोटिस करता हूं कि देखो यहां वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पे है। अच्छा ठीक है, मान लिया, तो बोले ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कुछ यहां होगा, कंडक्शन बैंड के काफी ज्यादा करीब। मगर कंडक्शन बैंड में एंटर हो गए क्या, नहीं, है ना, कंडक्शन बैंड के काफी ज्यादा करीब है, मगर उसमें एंटर नहीं हुए। तो यहां पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से, कौन से, ये फास्फोरस का जो वो एक इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना नहीं पाया था, उसका एनर्जी लेवल यहां है, मगर अभी वो कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं हुआ। मैं लिख देता हूं, ये है कंडक्शन बैंड और ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड। तो मैं कहूंगा ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो फिलहाल यहां है। ठीक है, चलो ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहां पे, अब बाद में क्या होता है, जब आप हीट को बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और अपने वैलेंस बॉन्ड को तोड़कर कंडक्शन बैंड में आते हैं। तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहां पर अपनी जगह छोड़ के यहां आ जाएंगे, ये अपनी जगह छोड़ के यहां आ जाएंगे, अपनी जगह छोड़ के, है ना, ये यहां आ जाएंगे, ये भी अपनी जगह छोड़ के यहां पर आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे भैया, ये यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, है ना। अच्छा ठीक है, बताओ आपने जो एनर्जी दी है, वो उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स से एनर्जी एब्जॉर्ब की, उनमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया और यहां पर आ गए। अब अगर यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां आ सकते हैं उतनी एनर्जी में, तुमको नहीं लगता ये तो बाजू में बगल में है और जरा सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये तो बहुत आसानी से आ जाएंगे यहां पे। तो जी हाँ, वही होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में से, जितने भी ऐसे आजाद इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, जो कंबाइन किसी के साथ नहीं हो पाए थे, फ्री नहीं बोलना चाहिए, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो हम लोग देखते हैं ये अपना कंडक्शन बैंड में एंटर हो जाते हैं। अब कंडक्शन बैंड में ये एंटर हो गए, फिर
अब कंडक्शन बैंड में एंटर होने की वजह से आप क्या देखते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, किसकी? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की। और जितना ज्यादा कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन तुमको क्या मिलेगा? उतना ज्यादा करंट, है ना। तो यहां पर बहुत बड़ी भीड़, यहां तो खाली हो गई है, ये तो खाली हो गई सब जगह, तो ये सब यहां से इधर आ गए, ये पूरी जगह खाली हो गई और ये सब के सब ऊपर चले गए और ये सब के सब कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं अब यहाँ पे। तो अब देखो पहले से कितनी ज्यादा लेवल हो गई कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन कंडक्शन की, है ना। कंडक्शन बैंड पूरा पैक हो, एकदम बेहतरीन सा पूरा हो गया, बहुत हाई लेवल की वो एनर्जी देगा आपको, है ना। और आपको एक बात ये भी समझ में आ रही होंगी कि देखो फिर अगर देखो मैं काउंट करूंगा, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को काउंट करूंगा और यहाँ पर खाली जगह जो हुई वैकेंसी को मैं काउंट करूंगा, तो आपको एक बात नजर आएगी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। हाँ या ना, ये समझ में आएगी नहीं फैक्टर, है ना, कि भैया यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा आएंगे फिर नंबर ऑफ होल्स से, क्योंकि ये देखो ये तो कुछ खाली जगह करके चले गए, मगर बहुत सारे थे ना यहाँ से जमा होते हो, अराउंड 10⁻10 थे ना, वो सबके सब इधर आ गए ना कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले तो उसका नाम एन टाइप क्यों पड़ा, पड़ा? क्योंकि यहां पर जो आपने इंप्यूरिटी ऐड किए थे वो डोनर टाइप की इंप्यूरिटी थी, है ना। वो क्या थी? डोनर। अब डोनर क्यों कहा गया? क्योंकि हमेशा उसके पास एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन होता था डोनेट करने के लिए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन बताओ ना कहाँ, वैलेंस बैंड में था क्या? नहीं, कंडक्शन बैंड ये बहुत करीब था ना, तो यूं देखिए उसे धड़ल्ले से, हाँ ये ले लो हम पास एक्स्ट्रा का वैसे ही पड़ा हुआ है वो, तो नहीं अभी मैं क्लास लूंगा अभी थोड़े से। हाँ तो भैया अब ऐसा है, तो ये क्या है भैया? डोनर टाइप ऑफ इंप्यूरिटी। क्या है बेटा? डोनर टाइप ऑफ इंप्यूरिटी। और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जो कि कहां डोनेट कर रहा है? कंडक्शन बैंड में। कहां डोनेट कर रहा है बेटा? कंडक्शन बैंड, जिसके वजह से कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल उठा कि किसने क्या, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो उस नेगेटिव चार्ज पे से इसका नाम पड़ता है, नेगेटिव चार्ज के एन से इसका नाम पड़ा एन टाइप, क्योंकि यहां पर डोमिनेंस में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। डोमिनेंस मतलब ज्यादातर क्वांटिटी में क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई उनका नाम क्या पड़ा? एन टाइप सेमीकंडक्टर पड़ा। आई बात समझ में आपको यहाँ पे? अब इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, वैसे अट्रैक्ट नहीं करते बोलना चाहिए, अट्रैक्ट थोड़ा बोलना गलत हो जाएगा। अट्रैक्ट होता कि अगर वो दूर से जा रहा है तो उसको खींच के पकड़ के खींच लेगा, है ना, कूलम्ब्स फोर्स के ऐसा नहीं होता, बस वो खाली जगह देख रहा है तो उससे अटैच हो जाता हूँ। तो जब वहां पर आप होल्स को स्टडी करते हो तो हमें अक्सर ये होता है अंदेशा, अच्छा फिर होल्स पॉजिटिव चार्ज होंगे। हम होल्स को अपरेंट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं कहते, हम उसे अपरेंट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अपरेंट पॉजिटिव चार्ज? हाँ, मतलब उसकी तरह बिहेव कर, वो एक्चुअल में है क्या? नहीं। अब जैसे आप लिफ्ट में होते हैं, है ना, मान लो आपका वेट 70 किलोग्राम है, एक एवरेज वेट यंग अडल्ट का अराउंड, अगर मान लो 70 किलोग्राम उसका वेट है। अब लिफ्ट एकदम झटके से ऊपर जा रही और उसके पैर के नीचे अगर कोई तराजू है जैसे रखा हो जो वजन गिनने का, वो उसको 80 किलोग्राम बताएगा, तो क्या उसका वजन बढ़ गया क्या? नहीं, मगर दिखने में क्या लग रहा? वजन बढ़ गया। मैं अगर लिफ्ट में चले जाऊं, है ना 90 किलोग्राम मेरा वेट बता रहा है, इमेजिन कर लो 90 किलोग्राम, और क्या हुआ? लिफ्ट जो है झटके से नीचे आ रही है ना, आप 70 किलो का वजन, मैं खुश दिल में, वाओ मैं इतना दुबला हो गया, है ना। तो ये भाई कुछ फैक्ट सही है क्या? ये नहीं, तो अभी भी वही हाल है ना। तो अभी भैया मसला ये हुआ कि वेट तुम्हारा कम हुआ नहीं, बस वो जाहिर हो रहा है ऐसा। तो भाई मामला यही हो रहा है। अपरेंट वेट बोलते थे ना अपन, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे, तो ये होल को अपरेंट पॉजिटिव चार्ज कहा गया। वो असल में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बस उसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज की तरह है। आई बात समझ में? अब जैसा कि आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, वैसे ही मुझे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में खेल करना है। देखो आप एक काम करो, पहले इसको इतना कॉपी करने लायक है कि नहीं, इसमें कुछ बना दो। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन लिख लो फटाफट।
हमारे माइंड में एक ये आता है कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाले तो उसकी वजह से कंडक्शन लेवल बढ़ गया। अगर हेक्सावैलेंट डालते तो और अच्छा होता था ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, है ना। मसला क्या होता था उल्टा, मानो क्या, हेक्सावैलेंट डालते तुम जैसे जैसे तुम वैलेंसी बढ़ाते जाओगे ना, नीचे 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 होता हो डायग्राम, है ना, ये वाला है ना, तो तुम्हारा कंडक्टिविटी बढ़ा नहीं, उल्टा कम हो गया। नहीं, कोलिजन नहीं कह सकते इसको, सोचना पड़ेगा मुझे उस बारे में, अभी एग्जैक्ट नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कि उससे होगा कि नहीं। बट फिलहाल मैं ये कहूँगा कि देखो आपको बढ़ा के कोई फायदा नहीं हुआ, आप हेक्सावैलेंट करो, हेप्टा करो, ऑक्टा करो, वो एनर्जी लेवल तो उल्टा नीचे आते जाएंगे, दैट्स व्हाई। तो अभी आपने देखा एन टाइप, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे पी टाइप पे। चलो इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। पिछली बार आपने एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखा था, यानी आप क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, जिसकी वजह से वो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इंप्योरिटी डालने से फायदा क्या हुआ, उसकी कंडक्टिविटी पहले से बढ़ गई। अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आप कोई ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, बोरॉन है। तो अब ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालने से क्या होगा, हम देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ने तो अपना कॉम्बिनेशन कर लिया नेबरिंग जर्मेनियम एटम से और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मगर ये जगह अभी भी खाली है, और उसी खाली जगह को अपन क्या कहते हैं, होल, है ना। तो अब ऐसा है कि मैं देखूंगा बोरॉन एटम या जो भी ट्राइवैलेंट एटम हमने लिए, एल्यूमिनियम लिए सपोज करो, तो ये जो जगह है ये खाली है। तो बोले अब क्या, अब अगर मैं यहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाता हूं, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, अब यहां पे मैं अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, जैसे कि ये है आपका अगर वैलेंस बैंड, और ये है आपका कंडक्शन बैंड, और यहां पे है एनर्जी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी। तो अब देखो भैया यहां पर क्या है, सपोज करो मैं 0 केल्विन फिर से लेता हूं, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, और देखो ये जो आप देख रहे हैं वैकेंसीज, है ना, यहां जो आप देखेंगे वैकेंसीज यानी कि होल। अब जैसा कि हम लोग ने जो डाले पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाले, जो सॉरी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाले बोरॉन, हमने देखा कि बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो मान लो ये है, बोरॉन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल फिलहाल इस तरह से आएगा। नो, आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, वहाँ पर जो बोरॉन की वजह से जो होल्स क्रिएट हुआ है उसका बोलना चाहिए, नॉट, हाँ होल्स का, सॉरी। तो बोरॉन के जो होल्स हैं वहाँ पर क्रिएटेड, तो उसमें जो है रिक्वायरमेंट है एनर्जी की लेवल की, वो फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट है कि भैया अगर आपको ये जगह भरनी है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के एटम में एंटर करना है, क्योंकि हर एक एटम का अपना अपना अलग अलग होता है एनर्जी लेवल। याद है अपन ने एटम चैप्टर पढ़े थे, हाइड्रोजन एटम का पढ़े थे, फिर बाद में बताया था मैंने इसको मॉडिफाई किया गया था फॉर अदर एटम्स, तो हर एक हिसाब से Z² करके उसमें आता है। तो भैया ऐसा है कि हर एक एटम का अपने अपने ऑर्बिट के हिसाब से एक अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो बोरॉन के जब आखिरी शेल के जब हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल को कोट करेंगे कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आखिरी शेल में आना चाहता है अगर, तो उसका एनर्जी लेवल का रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोले भैया वो ये रिक्वायरमेंट ये है, आपको यहाँ आना पड़ेगा तो पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब होगा क्या भाई, देखो यहाँ पे फिर से ये मामला कब का था, 0 केल्विन। ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड पूरा खाली, और यहाँ पर भी ये पूरा खाली। अब आप एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं, एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट कई सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके इधर आ जाएंगे, है ना। तो मैं देखूंगा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए,
कंडक्शन बैंड में, जिसके वजह से अब देखो ये इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो इसने अपनी जगह खाली कर दिया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया था, इसने भी अपनी जगह खाली कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसने एनर्जी जगह खाली कर दिया। ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो उसने अपनी जगह खाली कर दिया, तो यहां पर होल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहां से उधर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी इतनी एनर्जी लेवल नहीं थी, वो उतना एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए कि वो यहां से वैलेंस बैंड से निकल के कहां जाए, कंडक्शन बैंड पे जा सके। तो वो उस उतनी एनर्जी को वहां पर भर नहीं ले पाए, एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। आप बोलेंगे ठीक है, ऐसे गरीबों के लिए भी अपने पास एक इलाज है। तुम भाई ठीक है, तुम यहां तक नहीं जा पाए ना, कोई मसला नहीं, अरे तुम यहां तो जा सकते हो, है ना, यहां ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई मैं इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं किया कि यहां से मैं यहां जा पाऊं, मगर मेरे पास इतनी तो है कि मैं यहां से यहां जा सकूं। तो वो क्या करेगा, ये सोचेगा अरे चलो यहां से यहां चले जाते, पर तो फिर वो क्या होगा कि ये अपनी खाली जगह क्रिएट करेगा और यहां चला जाएगा। ये भी अपनी खाली जगह क्रिएट करेगा, यहां चले जाएगा, यहां वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये भी अपनी खाली जगह यहां आ जाएगा, ये भी अपनी खाली जगह क्रिएट करेगा, यहां आ जाएगा, है ना, ये भर गया, ये खाली जगह क्रिएट हो गई। ऐसी करते 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 हम देखेंगे कि पूरी जगह भर जाएंगी और यहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तुमको क्या नजर आ जाएंगे, होल्स, है ना। अब अगर मैं ओवरऑल देखो क्वांटिटी, यहां पर नंबर ऑफ होल्स आर मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की जो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी से यहां पर काफी ज्यादा पाएगी। आई क्या बात समझ में आपको? तो आपने क्या नोटिस किया कि भैया यहां पर बहुत ज्यादा होल्स आ गए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और अपन ने बताया टू नेट करंट क्या बोले थे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। तो अब यहां पर होल्स की क्वांटिटी बढ़ गई ना, तो होल करंट क्या हो गया, बढ़ गया, और होल करंट बढ़ गया, है ना, दैट्स वाई सिंपली अपन बोलेंगे कंडक्टिविटी पहले से ज्यादा हो गई। आई क्या बात समझ में आपको? तो सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी पहले से बढ़ गई क्योंकि होल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो होल करंट का वैल्यू बढ़ गया, है ना। आई बात समझ में आपको? ये पॉइंट समझ में आया? बस दैट्स इट, यहां पर वो चीज है। अब सिंपल मैं बोलूंगा यहां कौन सा इंप्योरिटी था, तो बोले पी टाइप। अच्छा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में किस चीज की क्वांटिटी ज्यादा है, होल्स की। होल क्या होते हैं, अपरेंट पॉजिटिव चार्ज, कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बोलना भैया, अपरेंट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अपरेंट पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी पॉजिटिव का P, और उस पे से बना फिर क्या आपका P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? तो यहां हमने देखा N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यहां हमने देखा P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और ये सारी चीजें हमारी यहां पर कंप्लीट हुई इस चीज को लेकर। ठीक है, तो आज हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। कल हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पीएन जंक्शन, वहां से शुरुआत करेंगे कि इन दोनों को जोड़कर या इस चीज से हम लोग कैसा क्या बनाते हैं। आई क्या बात समझ में? ठीक है, दैट्स इट, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।